मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। तो पेपर नंबर 7 है आपका डायरेक्ट टैक्स का, पेपर नंबर 7। इसका नाम है बच्चों इनकम टैक्स। ठीक है। वैसे टैक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीएसटी और एक होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम पेपर नंबर 7 में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। और जो सेकंड पार्ट है वो आप पढ़ेंगे अपने सेकंड ग्रुप के अंदर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, कस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स की। एक ऐसा पेपर जो सभी टॉपिक्स को एक साथ मिलाकर बनता है। जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रुप के हो चाहे सेकंड ग्रुप के हो, सभी पेपर अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक रखते हैं। चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो कोस्टिंग का हो, चाहे वो एफएम का हो, कैसा भी टॉपिक हो आपका, सब टॉपिक वाइज चलता है। अकाउंट्स में आपने कोस्ट शीट पढ़ ली है, सॉरी कॉस्टिंग में आपने कोस्ट शीट पढ़ी, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा, ये सब अपने आप में अलग अलग है। अकाउंट्स में आपने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा, डिपार्टमेंट पढ़ा, ये सब अपने आप में अलग अलग है। क्वेश्चन आएगा ब्रांच का, डिपार्टमेंट का, तो पूरा सेपरेट क्वेश्चन रहेगा। पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर, ये सभी चैप्टर्स क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में क्वेश्चन बनेगा। सर कहना क्या चाहते हो आप? कहने के बाद इतना सही है बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। आपको सारे टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये वो टॉपिक है या ये वो सब्जेक्ट है बच्चों जिसकी वजह से आप रैंक में आते हैं। जितने भी रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 5th रैंक में या फिर टॉप 10 में जो आते हैं, वो स्कोरिंग इसी सब्जेक्ट में करते हैं, तभी वो रैंक में आप आते हैं। इसीलिए आपको इस पेपर को स्किप नहीं करना है, क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना। बाई चांस किसी भी वजह से आप फेस टू फेस नहीं आ पाए तो आपको उस दिन ऑनलाइन क्लास लेनी है। अगर आप ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाए तो उसी दिन उसका रिकॉर्डिंग, जो भी आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, क्योंकि हाथ के हाथ अपलोड हो जाता है रिकॉर्डिंग, आपको वो पूरा करना है। कि जब तक आप पुराना नहीं पढ़ के आएंगे तब तक आपको नया समझ में नहीं आएगा। ऐसा सिर्फ एक लेक्चर के लिए नहीं है, पूरे 200 लेक्चर के लिए है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, क्या पता कौन सा टॉपिक कहाँ पर लिंक होगा, इसलिए सब चीज़ें आपको इसको एक साथ पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करें इनकम टैक्स को। पेपर नंबर 7 है हमारा, ही 100 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे और बड़े क्वेश्चंस ऑब्वियस ही बात आते ही हैं। पेपर कैसा बनता है, कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब बातें धीरे धीरे मैं क्लासेज में आपको बताता रहूँगा। पर फिलहाल इनकम टैक्स की हम बात करें। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जो पर्सन इनकम को अर्न करता है उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इस क्लास में मुझे बताइए कितने स्टूडेंट हैं जिनको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है, दिसंबर 22 में जिनका पेपर है। कितने बच्चे हैं भाई? ऑनलाइन वालों आप भी रेज योर हैंड। है कोई स्टूडेंट जिसको दिसंबर में जिनको एग्जाम देना है? 3 स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर वाले हैं, 4 स्टूडेंट हैं। आप भी दिसंबर वाले हो क्या? बाकी सभी कौन से वाले हैं? जून 23 वाले हैं। आप दिसंबर में दोगे एग्जाम, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है, हर साल चेंजेस आते हैं। जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट के हैं उनको फाइनेंस एक्ट 21 पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 21 पढ़ना है। और जो बच्चे जून या दिसंबर 23 के हैं उनको फाइनेंस एक्ट 22 पढ़ना है। मतलब सर आप सुनते हैं हर साल बजट आता है, 1 फरवरी को हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट लेके आते हैं। उस बजट में एक पार्ट होता है बच्चों, फाइनेंस एक्ट का पार्ट है शेड्यूल 1 का। उसमें बताया जाएगा कि इनकम पे कैसे टैक्स लगाया जाएगा, इस साल इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा। तो जो फाइनेंस एक्ट 21 का जो बजट था वो जून 22 और दिसंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए था। और अब जो फाइनेंस एक्ट 22 का बजट है वो जून 23 और दिसंबर 23 के लिए है। क्योंकि हम
इस क्लास में कुछ बच्चे दिसंबर वाले हैं और कुछ बच्चे जून 23 वाले हैं। इसका मतलब मुझे फाइनेंस एक्ट 21 और 22 दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? तो फाइनेंस एक्ट 22 और सेक्शन फाइनेंस एक्ट 23 हम दोनों साथ में करेंगे। इसमें कुछ चीज़ों में चेंजेज हैं, जहाँ चेंज होगा वहाँ लिखवाऊंगा आपको कि फाइनेंस एक्ट 21 वाले स्टूडेंट को ये करके आना है और फाइनेंस एक्ट 22 वालों को ये करके आना है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? तो जो चीज़ कॉमन है पहले उसको पूरा करेंगे अपन, और जो अलग होगा उसको हम बाद में देखेंगे साथ साथ में। आई क्या बात समझ में सबको? चलिए, इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे, कॉपी लगाएंगे बच्चों, पूरी एक मोटी कॉपी लगेगी, छोटी कॉपी से काम नहीं चलने वाला। जितनी मोटी हो सके उतनी मोटी कॉपी लगाइए आप, जिसमें पूरे क्वेश्चंस लिखेंगे हम क्लास के अंदर, सारा नोट्स थ्योरी बनाएंगे हम क्लास के अंदर, तभी इसका पकड़ बन के आएगा। ऐसे आप सिर्फ क्लास में क्वेश्चंस करने से नहीं होने वाला। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लिखिए आप इनकम टैक्स में, कॉपी में स्टार्ट कीजिए आप चैप्टर नंबर 1। ये हमारा चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम। चैप्टर 1 या स्टडी नोट नंबर 1, जैसा आपको सही लगे लिख सकते हो आप। चैप्टर 1 और इसका नाम है बेसिक। लिखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप बेसिक के अंदर कि सर इनकम टैक्स में इनकम का मीनिंग क्या होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बीकॉम वगैरह कर रखा है? सेकेंड ईयर है, कंप्लीट बीकॉम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सेकेंड ईयर आपका भी, सेकेंड ईयर वाला इनकम टैक्स पढ़ा थोड़ा बहुत आपने? हाँ पढ़ा आपने भी बेटा, तो उसे भूल जाना। जो आपने पढ़ा वो फीडबैक, वो आपने एक स्पून फीडिंग किया है। स्पून फीडिंग का मतलब क्या हो गया, आपने उसको एक रूल की तरह पढ़ा हुआ है कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे इनकम का कैलकुलेशन है। ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। यहाँ पर वो स्पून फीडिंग नहीं आएगा, वो आपसे कंसेप्ट की क्लैरिटी पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा आपसे कि क्यों हो रहा है। इसलिए तो जो आपका पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि कितना आपने पढ़ा था, किस लेवल पे, और अब किस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, वो लेवल आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। पर फिलहाल वो जो नॉलेज है उसको आप, ठीक है वो पास हो गया, आप सेकेंड ईयर आपने दे दिया, बीकॉम आपका हो गया, छोड़ दीजिए उसको। अब हम प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो आप कोर्स करने जा रहे हैं, हम सीएमए बनने जा रहे हैं, हमारा पहला मोटिव है कि सर हम बढ़िया अच्छी नौकरी लगे। प्रैक्टिस तो सीएमए की इतनी है नहीं, मेरा नाम सीए है, मेरी प्रैक्टिस है। हम जो सीए होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी होती है, वो प्रैक्टिस से पैसा भी कमा सकते हैं, पर सीएमए की प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है, तो आपको पता है सीएमए के लिए जॉब बहुत बढ़िया मिलती है। तो हमारा सबसे पहला मोटिव है बढ़िया जॉब लेना, 10-15-20 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख 20 लाख 25 लाख की जॉब हमें मिले। तो उसमें जो सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा वो इनकम टैक्स करेगा। आपको इसका नॉलेज डीपली होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट, इसने भर भर के लिखा है इनकम टैक्स के बारे में, तो पूरा नॉलेज मिलेगा आपको, कंप्लीट नॉलेज इसको दे रखा है इसके अंदर। तो ये आपको बहुत बढ़िया रोल प्ले करवाएगा इंटरव्यू के अंदर। जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो उसके 70% जो क्वेश्चंस होगा इंटरव्यू का वो इनकम टैक्स पे ही रहेगा, वो आपसे इनकम टैक्स ही पूछेगा। क्योंकि मेन वो ये, किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे तो आपसे लो का काम नहीं करवाने वाले, आपसे ऑडिट नहीं करवाने वाले, वो आपसे क्या करवाने वाले, इनकम टैक्स या अकाउंट्स के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो इस पे थोड़ा फोकस आप रखेंगे, उसी हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे भी। तो इनकम का मतलब क्या है, हमारे पेपर नंबर 7 में इनकम टैक्स में इनकम का मतलब लिखिए बच्चों। सबसे पहला होता है इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, कि इंडिया में आप 5 तरीके से इनकम को अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं पर नौकरी करेंगे, नौकरी करने पर क्या मिलेगा आपको बच्चों, सैलरी मिलेगा, और ये सैलरी आपके हाथ में क्या होगी, टैक्स हो जाएगी। भारत में पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूं। इंडिया में आप 5 ही तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका क्या है, आप कहीं पे नौकरी कर लीजिए और आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और वो सैलरी आपके हाथ में क्या होगी, इनकम होगी। फॉर एग्जांपल मैं डीसीसी में नौकरी करता हूँ और डीसीसी वाले मुझे 20,000 रुपये महीना नौकरी का सैलरी पे करते हैं, तो ये जो सैलरी है मेरे हाथ में क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। दूसरा तरीका है इंडिया के अंदर पैसा कमाने का, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
हाउस प्रॉपर्टी सर, हाँ मेरे पास एक मकान है, दुकान है, गोडाउन है, शोरूम है, जिसको मैंने रेंट पर दिया। रेंट पर देने से मुझे क्या मिला? रेंट की इनकम मिली। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उस बिल्डिंग के नीचे एक शोरूम है बच्चों, विवा का, देखा होगा आपने। ये रेंटेड शोरूम है। जो भी इस विवा शोरूम के मालिक हैं वो इस बिल्डिंग के मालिक को रेंट पे करते हैं। या फिर आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि आप रेंट पे कर रहे हैं या फिर आपको रेंट मिल रहा है। तो जिसको भी रेंटल इनकम मिलती है वो इनकम इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। मतलब दूसरा हेड है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा एक इनकम कमाने का सोर्स है बच्चों, रेंटल इनकम। तीसरा है बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि आप बिजनेस कीजिए या आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीएमए हैं, या प्रोफेशनल होते हैं बच्चों, तो उसकी वजह से जो आपको इनकम मिल रही है वो कहाँ पर आएगी? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। जैसे डीसीसी बिजनेस कर रहा है तो इनकी जो इनकम होगी वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। अंबानी, अडानी, ये सभी लोग बिजनेस करते हैं तो इनकी इनकम कहाँ पर आती है? बिजनेस प्रोफेशन में आती है। जितने भी फिल्म स्टार है ये सब प्रोफेशनल्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। तो उनकी इनकम कहाँ पर आती है? इसी थर्ड हेड में आती है। फोर्थ होगा इसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब हो गया आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं जो आपने बेचे और बेचने से आपको क्या हुआ है? इनकम हुई है। तो ये कहां पर आएगा? कैपिटल गेन हेड में आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में पांचवा तरीका है हमारे देश में इनकम कमाने का, अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्स से आप इनकम कमा रहे हैं। अदर सोर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे कोई सोर्स जो ऊपर के चार हेड में नहीं आ रहे। सर हेड में नहीं आ रहे मतलब देखिए बच्चों, इनको हम बोलते हैं हेड ऑफ इनकम। ये हेड ऑफ इनकम होती है। ठीक है, 5 हेड ऑफ इनकम है हमारी। तो अगर कोई इनकम ऊपर के 4 हेड में नहीं आती तो वो 5वें हेड में आती है। जैसे इंटरेस्ट की इनकम, लॉटरी की इनकम, डिविडेंड की इनकम। एक कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया क्योंकि मैंने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया था, तो मुझे डिविडेंड मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिविडेंड ना तो सैलरी होती है, ना कोई रेंट होता है, ना कोई बिजनेस की इनकम होती है, ना ही कोई कैपिटल गेन की इनकम है। तो इसलिए वो डिविडेंड क्या बन गया मेरे लिए? अदर सोर्स की इनकम। लॉटरी की इनकम, केबीसी में मैं गया, कौन बनेगा करोड़पति, और वहां से मैंने कुछ पैसे कमाए। तो केबीसी से जो मैंने पैसे कमाए हैं बच्चों, तो मुझे बताइए, ये जो पैसा मैंने कमाया, अमिताभ बच्चन ने मुझे 10 लाख रुपया दिया है, तो ये 10 लाख क्या मुझे सैलरी का पे हुआ है क्या? नहीं सर। ना ही मुझे कोई रेंट पे किया है, ना ही मैंने उसके साथ कोई बिजनेस किया है, ना ही मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है। इसका मतलब जो इनकम ऊपर के 4 हेड में नहीं आती वो कहाँ पर आती है? आपके 5वें हेड में, जिसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सभी इनकम को आप मिलाएंगे, सिर्फ 5 तरीके हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम। और इस ग्रोस टोटल इनकम में से आप क्या माइनस करोगे? आप डिडक्शंस माइनस करोगे। अंडर चैप्टर 6A की, ये क्या होता है बाद में बात करेंगे अपन। अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की कुछ डिडक्शंस है, वो माइनस कर देंगे हम इसमें से। अब जो बचेगा उसे हम कहेंगे टोटल इनकम। ये क्या बनेगा आपका? टोटल इनकम। और यही वो टोटल इनकम है जिस पे क्या लगेगा? इस पर ही टैक्स अप्लाई होगा। मतलब जो टैक्स आपको देना होता है वो किस पे देना होता है? टोटल इनकम पे देना होता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि इन 500 हेड से आपको इनकम कमानी है। इनमें से कोई एक हेड से इनकम कमाइए
2 से कमाइए, 3 से कमाइए, 4 से या 5 से, एटलीस्ट एक हेड से आपके पास इनकम आनी चाहिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं डीसीसी में नौकरी करता हूं और डीसीसी वाले मुझे सैलरी पे करते हैं, तो मेरी कौन सी इनकम आ गई? सैलरी की इनकम आ गई। मैं जिस मकान में रहता हूं उसका ऊपर वाला हिस्से को मैंने रेंट पर दे रखा है और मुझे क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, तो मेरी दूसरी इनकम भी आ गई हाउस प्रॉपर्टी की। जब मैं डीसीसी से फ्री होता हूं, घर जाता हूं, क्योंकि मैं सीए हूं तो मैं कुछ अपनी मेरी प्रैक्टिस है, तो कुछ ऑडिट वगैरह कर लेता हूं, कुछ रिटर्न्स फाइल कर देता हूं, तो उससे भी मैं पैसे कमा लेता हूं। तो कौन सी इनकम आ गई? प्रोफेशन की इनकम भी आ गई। इस बार मैंने क्या किया? अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचा, जिससे मुझे कैपिटल गेन हो गया और मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा था अलग अलग कंपनीज के अंदर, उससे मुझे क्या मिला? डिविडेंड मिला। तो कौन सी इनकम आ गई? तो पांचों हेड की इनकम भी आ सकती है या पांचों में से कोई एक हेड की इनकम भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको पांचों हेड की इनकम ही लेना है, यह भी जरूरी नहीं है कि आपको एक से ज्यादा हेड की इनकम की जरूरत है। एक हेड, 2, 3, 4, 5, पांचों हेड की इनकम को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये आपका जीटीआई बनेगा, ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से आप डिडक्शंस वगैरह माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आपका इनकम, टोटल इनकम। इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब मैं आपको सेक्शन को रीड करना सिखाता हूं। वैसे आपको आता है भाई, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको तो पहले से आता होगा सेक्शन को रीड करना, पर जो नए बच्चे हैं उनको बताऊं बच्चों, सेक्शन कैसे रीड करते हैं। देखिए, यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन, ठीक है। यूसी का मतलब होता है अंडर चैप्टर, ठीक है। और यूएच का मतलब होता है अंडर हेड। ये 3 टर्मिनोलॉजी है जो बार बार यूज करूंगा मैं अपने पूरे इस इनकम टैक्स के अंदर। सेक्शन को रीड करने का तरीका, जैसे एक सेक्शन लिखता हूं मैं, सेक्शन 10 AA 1 2 1A 3A। आइए इसको रीड करना सीखिए। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला इसे बोलते हैं बच्चों हम सेक्शन। ये क्या होता है आपका? सेक्शन। इसके बाद में जो दिख रहा है बच्चों आपको ये वाला, ये होता है आपका सब सेक्शन। इसके बाद जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज। इसके बाद में जो सेकंड वाला, ये क्या है बच्चों आपका? सब क्लोज। और इसके बाद में जो नजर आ रहा है इसे हम क्या कह देंगे? सब क्लोज। अब इसके आगे जितने भी आप लगाते जाओगे ये सब क्या बनते चले जाएंगे? सब क्लोज, सब क्लोज। समझ में आई बात आपको ये? तो सबसे पहला क्या होता है? सेक्शन, फिर क्या होता है? सब सेक्शन, फिर क्या होगा? क्लोज, फिर क्या होगा? सब क्लोज, फिर क्या होगा? सब क्लोज, सब क्लोज, फिर आगे सब चलता रहेगा। ये बात आपको हो सकता है पहले से पता हो, अब आपको नई बात बताता हूं। सेक्शन जो होता है बच्चों इनकम टैक्स का, हमेशा डिजिट से ही स्टार्ट होगा, वो कभी अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल AA 10 ये कोई सेक्शन नहीं है, पर 10AA ये क्या है? एक सेक्शन है। आई बात समझ में आपको? क्योंकि इनकम टैक्स का सेक्शन होगा हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? वो डिजिट से ही स्टार्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर बाई चांस सेक्शन के अंदर अल्फाबेट आता है तो हमेशा कैपिटल लेटर का आएगा। इसी सेक्शन में देखिए आप, सेक्शन 10AA ये सेक्शन है बच्चों। 10AA ये कोई सेक्शन नहीं है। आई बात समझ में आपको? अगर सेक्शन के अंदर कोई अल्फाबेट आता है तो वो हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल लेटर का ही रहेगा, वो स्मॉल लेटर का नहीं आ सकता। हमेशा स्टार्ट कहां से होगा सेक्शन आपका? डिजिट से ही स्टार्ट होगा। ये इसके बेसिक रूल है सेक्शंस के। अल्फाबेट आ सकता है, जैसे एक सेक्शन पढ़ेंगे हम, सेक्शन 115BBDA, इतना बड़ा है, तो ये BBDA सब क्या है बच्चों? ये कैपिटल में लिखा है मैंने। आप ये से नहीं लिख सकते इसको 115BBDA, ये गलत है, ये सेक्शन नहीं है फिर आपका। ठीक है, ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए बेसिक। हेलो सर। हाँ जी सर श्रुति नाम की स्टूडेंट है क्या क्लास में?
श्रुति मैम की स्टूडेंट? श्रुति श्रुति मंगल है कोई क्लास में? नहीं है सर, यहाँ पे तो नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं दिख रहे सर, नहीं है। अच्छा, शायद हो सकता है उनको रास्ता वस्ता का कुछ गड़बड़ हो गया हो। क्लास में तो नहीं है कोई। श्रुति मंगल नाम के कोई स्टूडेंट है क्लास में? नहीं है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, बढ़े आगे बच्चों। तो ये सबसे पहला तरीका है सेक्शन को रीड करने का, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता एग्जाम में आएगा, ये बेसिक बातें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं हमने सबसे पहले क्या देखा कि इनकम का मतलब क्या है। 5 हेड की जो इनकम है उसको हम जीटीआई बोलते हैं, उसमें से हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं, फिर क्या बनेगा टोटल इनकम, और इसी पर क्या होगा आपका टैक्स अप्लाई होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं टैक्स की। पॉइंट नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं टैक्स रेट। इनकम टैक्स में टैक्स रेट 2 जगह मेंशन है बच्चों। हमारा जो टैक्स रेट होता है वो 2 जगह मेंशन होता है। 2 जगह क्यों मेंशन है उसकी बात भी करेंगे हम। पहले बता दूं कि कहां कहां मेंशन है। एक तो इनकम टैक्स में आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट, ट्वेंटी 2022, जो बच्चे 21 वाले हैं, मतलब जिनको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है वो 21 लिखेंगे, और बाकी जो स्टूडेंट जून वाले हैं वो 22 लिखेंगे। जून वाले बच्चों को मैं फाइनेंस एक्ट 22 पढ़ाऊंगा, दिसंबर वालों को फाइनेंस एक्ट 21 पढ़ाएंगे। जब जहां भी चेंज होगा मैं आपको दोनों चीज बता के चलूंगा कि ये 21 में था और ये चेंज 22 में आ गया। इसी चेंज को हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आते हैं, तो ये अमेंडमेंट्स, इसका पोर्शन इसमें रहेगा। बहुत बढ़िया। और दूसरी जगह जो इनकम टैक्स के सेक्शंस को लिखा गया है वो दूसरी जगह कौन सी है बच्चों? उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था बच्चों, और ये 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत पर अप्लाई कर दिया गया। सर, हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया था, तो क्या 1947 से लेकर 1961 तक इनकम टैक्स नहीं लगता था? क्या लगता था बच्चों। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल्स थे वो फॉलो कर रहे थे हम। 1961 में हमारा इनकम टैक्स बनाया गया, कॉपी किया गया, वो आप समझदार है, पता ही है आप लोगों को, तो कॉपी कर लिया हमने, और 1961 में इसको तैयार कर लिया गया, और 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत पे इसको अप्लाई कर दिया गया। एक रीजन ये भी है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बहुत सारे रीजन है बच्चों, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट होता है, तो उसका एक रीजन ये भी था कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से पूरे इंडिया पे अप्लाई हुआ था, इसलिए फाइनेंस एक्ट हमारा कहां से स्टार्ट हो गया, सॉरी फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट हो गया, हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। भाई समझ में आई आपको? ये इनकम टैक्स एक्ट जो आपका है इसमें टोटल 1 से लेकर 298 सेक्शंस हैं, 298 सेक्शन है। घबराइए मत, पूरे नहीं पढ़ाने वाला आपको मैं, कुछ सेक्शंस हम फाइनल में पढ़ेंगे, यहां पर कुछ ही सेक्शंस हैं। तो टोटल इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस हैं, और इसके अंदर जो शेड्यूल बने हुए हैं वो 14 शेड्यूल है बच्चों, 14 इसमें शेड्यूल्स हैं, ठीक है, और टोटल 298 इसमें सेक्शंस हैं। लिख लिया आप लोगों ने? 2 जगह पर ये दिया गया है बच्चों टैक्स रेट। जो टैक्स रेट आपको दिए जाते हैं कहां पर? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर, इसे हम जनरल टैक्स रेट बोलते हैं। ये हमारे जनरल टैक्स रेट है, और जो टैक्स रेट दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में ये है स्पेशल टैक्स रेट। ये हमारे स्पेशल टैक्स रेट है बच्चों, ठीक है। जनरल टैक्स रेट कहां दे रखे हैं? हमारे एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए हुए हैं बच्चों, और जो स्पेशल टैक्स रेट्स है वो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल टैक्स रेट क्या होता है सर, स्पेशल क्या होता है, अभी बात करेंगे इसकी, पर फिलहाल टैक्स रेट हमारे
इनकम टैक्स में दो जगह दे रखे हैं। पहला है हमारा जनरल टैक्स रेट जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है, कुछ बच्चों को 21 पढ़ना है, कुछ को 22 पढ़ना है, पर टैक्स रेट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, सेम ही है दोनों का। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसके अंदर अगला जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं वह पॉइंट नंबर 3 जिसका नाम है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल 1 फरवरी को हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट सेशन में बजट लेके आते हैं बच्चों। इसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। फाइनेंस बिल के अंदर एक पार्ट होता है बच्चों इनकम टैक्स का। देखो, जो बजट होता है उसका मतलब है कि कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां खर्च करना है, ये होता है पूरा बजट। हमें पूरा बजट से मतलब नहीं है, हम तो ये बात करेंगे कि सर उस बजट के अंदर इनकम टैक्स के क्या स्लैब्स रहेंगे, क्या इनकम टैक्स के रेट्स रहेंगे, और वो सारे रेट्स कहाँ होते हैं बच्चों, हमारे फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि इनकम जो है पर पर्सन की वो चेंज हो रही है। सोचिए 1961 के अंदर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता था, बहुत अमीर माना जाता था, और आज 2022 के अंदर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने के भी कमाता है तो भी अमीर नहीं माना जा रहा। डिफरेंस है सर। इसीलिए एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दो अलग अलग जगह टैक्स रेट दिए गए। गवर्नमेंट को पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या बढ़ाने में तो सबसे अग्रणी स्थिति पे चल रहा है। हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है बच्चों इस मामले में, और बहुत ही जल्दी हम वर्ल्ड में नंबर 1 बनने वाले हैं। इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे पास है। हमारे देशवासियों के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है, वो लगे पड़े हैं। फिर भी सोचिए, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों की, जैसे जैसे लोगों का इनकम का अर्निंग का तरीका बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकम टैक्स का स्लैब भी आपको ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेट्स कहाँ लिखे हैं, इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हैं, और कुछ कहाँ लिखे हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखे हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या करते हैं बच्चों, हर बार जो भी कैपेसिटी है लोगों की अर्निंग की है उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसको स्लैब को कम ज़्यादा करते रहते हैं। कम तो नहीं करते, ज़्यादा ही करते हैं, नॉर्मल सी बात है। ये स्लैब्स क्या होती है उसकी बात करेंगे, पर फिलहाल एनुअल फाइनेंस एक्ट, इसमें क्या लिखा जाता है बच्चों, जनरल टैक्स रेट, तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आपका होता है उसके आपके 4 पार्ट होते हैं बच्चों। टोटल 4 पार्ट हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट के। सबसे पहले है पार्ट नंबर 1। इस पे ना एमसीक्यू मार्क कर लेना जो अब मैं लिखवा रहा हूं। एनुअल फाइनेंस एक्ट में जनरल टैक्स रेट दिए गए हैं, और इसका जो सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1, और पार्ट 1 में क्या दिया गया है, पार्ट 1 में टैक्स रेट दे रखे हैं बेटा। जितने भी पर्सन है, जितने भी पर्सन का मतलब हो सकता है कि सर आप कंपनी है, फर्म है, तो उनका टैक्स रेट क्या रहेगा वो पार्ट 1 में दिया गया है। पार्ट 2 जो आपका है उसमें टीडीएस के रेट दे रखे हैं बच्चों। टीडीएस रेट नाम सुना आपने, टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ सीखेंगे जब हम मेन चैप्टर में चलेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इनकम टैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम आगे जाके सीखने वाले हैं। आपको क्यूरियोसिटी रहेगी सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो जहां मुझे बताना होगा उतना मैं बता के चलूंगा आपको। इसके बाद में, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स क्या है कि आप पूरा इनकम टैक्स एक दिन में या एक क्लास में नहीं पढ़ा सकता मैं। इसके लिए जो समय लगेगा वो लगेगा भाई, धीरे धीरे ग्रेजुअली में समझ में आना स्टार्ट होगा कि अच्छा ये बात, फिर आज, फिर नई बात, फिर नई बात। तो इसका मतलब हो गया कि सर एक साथ आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसका समय जो है वैसे ही चलेगा। ये एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ सर, श्रुति नाम की कोई स्टूडेंट है क्या क्लास में? उसका सरनेम चाहे कुछ भी हो। नहीं है सर। आपका नाम क्या बेटा?
सिया नहीं है भाई, कोई नहीं है, खुशी है सिर्फ। तो उसका फोन नंबर वगैरह नहीं लग रहा क्या? अरे यार सही। नहीं तो उस वाले ब्रांच पे तो नहीं पहुंच के गई। ठीक ठीक। हमारी एक ब्रांच और है बापू नगर जनता स्टोर पर, क्या पता वहां चली गई हो। हाँ, पार्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें टीडीएस के रेट लिखे गए हैं एक्सक्लूडिंग टीडीएस ऑन सैलरी। अंडर सेक्शन 192 जो फाइनेंस एक्ट है, सोचिए किताब है बच्चों एक, उसके अलग अलग 4 पार्ट बने हुए हैं, 4 हिस्से उसके बना रखे हैं। पहले हिस्से में सारे इनकम टैक्स के रेट लिखे गए हैं कि किस व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना है, किस रेट से टैक्स पे करना है। दूसरे हिस्से में टीडीएस के रेट लिखे गए हैं कि सर टीडीएस कितना कैसे कटेगा, किस किस का कटेगा। थर्ड पार्ट जो आपका है, इस थर्ड पार्ट के अंदर एडवांस टैक्स के रेट लिखे गए हैं बच्चों। प्लस टीडीएस ऑन सैलरी, मतलब सैलरी के टीडीएस को पार्ट सेकंड से हटाकर पार्ट थर्ड में डाला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पता होना चाहिए आपको कि सर नॉर्मली टीडीएस के सारे रेट कहां पर आपके पार्ट सेकंड के अंदर है, पर सैलरी का जो टीडीएस है वो कहां लिखा गया है, पार्ट थर्ड के अंदर लिखा गया है। और सबसे लास्ट में जो पार्ट है बच्चों, वो पार्ट वैसे तो फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, पर इस पर जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। मतलब सर ये पार्ट 4 है आपका, और ये टैक्स रेट होगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम पे तो हमने सुना है टैक्स लगता ही नहीं। देखिए बेटा, एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता, पर एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैलकुलेट करते समय एक बार शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेना चाहती, ना ही उस पर जीएसटी लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता उनके ऊपर, पर यदि आप प्योर एग्रीकल्चर हैं तो। इसीलिए पार्ट 4 को फाइनेंस एक्ट का पार्ट जरूर बोल रहे हैं हम, पर ये पार्ट 4 क्या नहीं होगा, फाइनेंस एक्ट के अंदर इस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। इसका जो टैक्स कैलकुलेशन है, सॉरी इसका जो टैक्स जो लेगा वो कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चों, टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है, हमारे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, देखो हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर में बटा हुआ है, स्टेट्स अलग हैं और सेंटर अलग हैं। इसी हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे हम राजस्थान में है फिलहाल अभी जयपुर के अंदर, तो हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री अशोक गहलोत जी हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। जैसे हम दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी हिसाब से स्टेट्स को अलग इनकम होती है, सेंटर को अलग इनकम है। इनकम टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, जो भी आप टैक्स पे करोगे सारा मोदी जी की जेब में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं। तो इसीलिए ये जो पार्ट 4 है हमारा, ये जरूर आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, बट इसमें क्या नहीं है बच्चों, इसका जो कलेक्शन होगा वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बोलिए भाई, बात समझ में आई क्या आपको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टैक्स नहीं बनता, मैं ये कह रहा हूं जो टैक्स बनेगा वो इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज वगैरह लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। देखिए मैं बताऊं आपको, चलो बात निकली है तो करते हैं इसको पूरा। सभी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी एग्रीकल्चर पे टैक्स लग जाएगा।
जैसे अगर किसी पर्सन ने अफीम की खेती की है तो उस पर टैक्स लगता है। अफीम समझते हो, ओपियम जिसको हम बोलते हैं, अफीम। अफीम दवाइयों में डलती है बच्चों, बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं जिसमें अफीम डलती है, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिनमें अफीम डलती है, ठीक है। छोटे बच्चों की जो दवाइयां बनती है उसमें भी अफीम डलती है, बता दूं आप लोगों में। तो उसकी खेती होती है चित्तौड़गढ़ साइड में, खूब सारा वहाँ खेती है। कोई बच्चा स्टूडेंट होगा चित्तौड़गढ़ से तो पता होगा उसे, उस साइड में खूब होता है अफीम। तो उस अफीम की खेती पे टैक्स लगता है। नॉर्मली आपने मक्का, ज्वार, बाजरा, इस पे कोई टैक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि अफीम भी तो एक एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या? कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब धरती से आपने जो उत्पादन किया वो सब एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर में तो सब कुछ आएगा बच्चों। जैसे चाय का उत्पादन किया, चाय हम जो पीते हैं उसकी जो चाय पत्ती, वो भी तो एग्रीकल्चर है एक तरह से। रबड़ जो होता है, जो ये रबड़ दिख रहा है आपको, ये रबड़ भी एग्रीकल्चर है बच्चों। इसको, उसका क्या पौधा होता है, उसी से बनता है ये। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो जिस पर टैक्स लगता है, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। यही बात समझ में। और बाकी जीएसटी में आप कवर करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जिसमें टैक्स लगेगा, तो ये जीएसटी में भी आप अलग से इसको देखने वाले हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, बात समझ में है कि आपको जनरल टैक्स रेट्स हैं आपके। तो जनरल टैक्स रेट्स हैं जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए गए हैं। इसके पार्ट 1 में टैक्स रेट दे रखे हैं पर्सन्स के, पार्ट 2 में कुछ टैक्स रेट दे रखे हैं, और पार्ट 3 में कुछ टैक्स रेट है, और पार्ट 4 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम है। चलो आगे बढ़े अब, लिखो अगला पॉइंट नंबर 4, जनरल टैक्स रेट। एनुअल फाइनेंस एक्ट में है बच्चों आपके जनरल टैक्स रेट, ठीक है। तो अब मैं आपको जनरल टैक्स रेट पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहली बात, 5 हेड की इनकम होती है। 5 हेड की इनकम में सबसे पहले सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, कैपिटल गेन की, और सबसे लास्ट में क्या होता है आपका अदर सोर्सेज। ये जो 5 हेड ऑफ इनकम आपने ऊपर मैंने आपको लिखवाया, ये हमारे सिलेबस का 70% है बच्चों। मुझे इन 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करना आपको सिखाना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके बाद में इसमें से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों, इसमें से माइनस किया जाएगा, डिडक्शंस माइनस करेंगे हम। डिडक्शंस के बाद में ये बनेगा टोटल इनकम, और जो टोटल इनकम आपका उसी पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सर कौन सा टैक्स लगेगा? भाई दोनों लग सकते हैं, स्पेशल टैक्स भी लग सकता है जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है, या इस पर जनरल टैक्स रेट भी लग सकता है जो कहां पर दे रखा है आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर दे रखा है। वो तो डिपेंड करता है कि वो इनकम कैसी है, तो इनकम के नेचर पर। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल टैक्स रेट के बारे में बता रहा हूं कि जनरल टैक्स रेट कैसे आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले 4, इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF ऑब्लिक AOP BOI ऑब्लिक AJP। एक सेक्शन पढ़ेंगे बच्चों इसी चैप्टर में हम, सेक्शन 231, जिसमें मैं आपको पर्सन की डेफिनेशन बताऊंगा। इनकम टैक्स में 7 पर्सन है जिनको टैक्स पे करना होता है। 7 लोग हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला, 4 तो यहां पढ़ रहे हैं, 3 और आगे देखेंगे हम। सबसे पहला कौन है बच्चों? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जैसे आप, जैसे मैं, नेचुरल पर्सन को बोलते हैं हम इंडिविजुअल। जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, जिसकी शादी होती है, जो बच्चे पैदा करता है, ये सब क्या है? इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल के अलावा जितने भी पर्सन है सब आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमने बनाए हैं। वो अलग आइडेंटिटी है, वो आपके नेचुरल नहीं है। तो इंडिविजुअल मतलब हम लोग। फिर हो गया HUF, जिसके बारे में आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, या फिर आपके 11th 12th में भी आपने पढ़ा था HUF के बारे में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोलिए हाँ पढ़ा था। ऐसे घबराए से हुए क्यों बैठे हो बेटा? किससे डर लग रहा है? मुझसे डर लग रहा है, सब्जेक्ट से डर लग रहा है? मुझसे डर लग रहा है हैं?
मेरा नेचर नहीं पता कि मैं क्या पता क्या कर दूंगा, मैं उठा के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, है ऐसे ही नहीं फेंकूंगा बेटा, तुम्हें बाहर नहीं फेंकूंगा मैं, टेंशन मत लो। तीसरा क्या है, एओपी बीओआई। एओपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कुछ लोग मिलकर कोई काम करते हैं पर वो पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई साथ में जुड़े हैं, जैसे वो इवेंट पूरा हो जाएगा वो अपने अपने रास्ते निकल लेंगे, उसे बोलते हैं बच्चों एओपी बीओआई। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड एक मेले में घूमने गए, बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ था, बहुत सारे लोग वहां पर थे, पहला ही दिन था मेले का, 15 दिन के लिए मेला लगा था, हम खूब उस मेले में घूमे, सबसे अच्छा मेला लगा। पर अचानक मुझे प्यास लगी, मेरे दोस्त को भूख लगी, हमने पूरे मेले में हर जगह ढूंढ लिया, ना कुछ खाने के लिए था ना ही कुछ पीने के लिए था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, जैसे हमें प्यास और भूख लगी है वैसे बहुत सारे लोगों को लग रही होगी, और खाने के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पर एक स्टॉल खोलें जिस पे हम समोसे बेचें, कचौड़ियाँ बेचें, हमारा स्टॉल खूब चलेगा। मेरे दोस्त ने कहा यार ये तो बढ़िया आइडिया है। हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, समोसे परचेज किए और वहां पर एक स्टॉल लगा के बैठ गए। खूब चली हमारी स्टॉल, क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं लोगों के पास। जो 15 रुपए का समोसा था हमने 100 रुपए में बेचा और लोगों ने फिर भी खरीदा, क्योंकि लोगों को भूख लगी हुई थी। खाया लोगों ने खूब, हमने खूब पैसा कमाया। 15 दिन हमने उस मेले को चलाया, मतलब हमने क्या चलाया, मेला चला, और 15 दिन में हमने खूब पैसा कमाया। दोनों दोस्तों ने मिलकर 2-2 लाख रुपए कमा लिए। अब मेला खत्म तो दुकान भी खत्म, हमारे जो टाई अप हमने किया था वो भी खत्म हो गया। अब मुझे बताइए बच्चों, पैसा तो हमने कमाया है ना 4 लाख रुपए, तो इस पैसे को जो हमने 4 लाख कमाया है इस पे भी तो टैक्स लगेगा। तो इस पर टैक्स किस कैपेसिटी पे लगेगा, क्योंकि हम दोनों ने कोई पार्टनरशिप तो नहीं की, ना ही हमारा बिजनेस अब कंटिन्यू रहेगा कि हम आगे भी समोसे के स्टॉल को चलाते रहेंगे, नहीं सर, वो भी बंद हो गई। तो इसे कहा गया है एओपी बीओवाई, कि ऐसा कोई पर्सन जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए साथ में आए, इवेंट पे इन्होंने काम किया और उसके बाद में क्या हो गया, सब अलग अलग हो गए, कोई पार्टनरशिप नहीं हुई है, उसे हम क्या कह देंगे, एओपी बीओवाई। क्योंकि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों इंडिविजुअल हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बीओवाई को बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कि सारे के सारे उस इवेंट में सभी क्या थे, इंडिविजुअल्स थे। तो इसका मतलब क्या बन गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर मान लो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, हमें पैसे की जरूरत थी, ना मेरे पास पैसा था ना मेरे दोस्त के पास पैसा था, हमने क्या किया, हमने डीसीसी से संपर्क किया। हमने कहा भी डीसीसी जो एक कंपनी है, कंपनी से हमने पैसा लिया और हमने कहा तीसरा हिस्सा आपका रहेगा अभी कंपनी जी। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या हम सभी इंडिविजुअल्स हैं क्या इसके अंदर, नहीं सर। तो इसे हम क्या कह देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेचर दोनों का एक ही है बेटा, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहो चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहो, नेचर दोनों का एक ही रहेगा। ठीक है, जहां पर सारे इंडिविजुअल्स है उसे हम क्या कह देंगे, जहां पर सारे इंडिविजुअल्स है उसे हम क्या कह देंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और जहां पर कोई इंडिविजुअल के अलावा आ गया वो क्या बन जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन है बच्चों, सबसे लास्ट में जो है उसका नाम है एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कोई ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो जुडिशरी करेगा उसे हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहते हैं। मतलब सर अगर कोई पर्सन 6 इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी नहीं है, फॉर्म नहीं है, एओपी बीओआई नहीं है, जैसे बैलेंसिंग फिगर की जो इनकम थी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती थी ना, वैसे ही बैलेंसिंग फिगर का अगर कोई पर्सन है वो क्या बन जाता है, एजेपी बन जाता है। फॉर एग्जांपल जो ट्रस्ट होती है वो एजेपी है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICMAI, ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक एजेपी है। इसका भी नेचर क्या है, एजेपी का। एओपी बीओआई का जो टैक्सेशन है, यहां पर मैं आपको जनरल रेट लिखवा रहा हूं, इसके स्पेशल टैक्स रेट्स भी हैं जो आपके चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, उसको हम चैप्टर में देखेंगे। तो अभी इसके चैप्टर्स हैं, एक बार इसको लिखवाने से पहले मैं आपको थोड़ा मॉड्यूल के दर्शन करवाऊं। हाँ जी,
हाँ, सबकी अलग अलग है बेटा, सब लोगों की। अभी इन चारों की एक साथ पढ़ेंगे अपन। ये आपका मॉड्यूल है बच्चों, जो हमें पढ़ना है कंप्लीट यहाँ पर। अभी फिलहाल जो मॉड्यूल है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, एनजीओ एजेपी, बिल्कुल बेटा एनजीओ एजेपी होता है। ये जो मॉड्यूल है सिलेबस 16 वाले हैं सारे बच्चे अभी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट टैक्स आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसे परसेंटेज बता रखा है इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से कि हम इस परसेंटेज से पूछेंगे। इनकम टैक्स के जो बेसिस हैं, बेसिक्स टॉपिक हैं, उस पर 10% हम वेटेज है हमारा। हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन टोटल इनकम पर 70% है। और टैक्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर ICDS पर अब 20% पूछेंगे। पर कभी भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया है, लिखा जरूर है पर फॉलो कभी नहीं हुआ, ठीक है। देखा जाए तो आपके टोटल जो सेक्शन ए है इनकम टैक्स एक्ट, और सेक्शन बी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वाला आएगा बच्चों। तो उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, फिर स्टेटस नाम का चैप्टर है, एग्रीकल्चर इनकम है, स्टडी नोट नंबर। फिर उसके बाद में इनकम विच डू नॉट फॉर्म द टोटल इनकम, जैसे ऐसी कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता, वो हम पढ़ेंगे। फिर आएगा इसका पार्ट 2 के अंदर या पार्ट बी के अंदर 5 हेड की इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल PGVP की इनकम। PGVP के बाद में आएगा आपका कैपिटल गेन की इनकम। कैपिटल गेन के बाद में होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर होगा क्लबिंग ऑफ इनकम का टॉपिक, कैसे क्लब होता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद में डिडक्शंस आएगा बच्चों आपके। डिडक्शंस के बाद में होंगे आपके रिलीफ्स, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। और फिर सेक्शन सी के अंदर हम पढ़ेंगे कि सर TDS कैसे पढ़ना है, एडवांस टैक्स कैसे पढ़ना है, TCS क्या है, रिटर्न्स ऑफ इनकम। और फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर असेसमेंट प्रोसीजर, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, और अदर टॉपिक्स कुछ और भी है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिला के भारी भरकम सिलेबस है। तभी मैंने क्या बोला आपको कि आप एक भी टॉपिक में गायब हो गए। ये सब टॉपिक है बच्चों, ये दिख रहे हैं ना, सब सेक्शंस हैं। ये सारे के सारे अलग अलग टॉपिक्स बने हुए हैं। कोई भी टॉपिक उठा के देखोगे आप, इन सब को हम बारी बारी एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे हम यहाँ पर। उसके सारे क्वेश्चंस लिखेंगे और ये सब आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लास स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको मैं। तो आज के लिए अपनी क्लास को हम यहीं रोकेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।